जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण 15 जनवरी में आने वाले संभावित प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप लोगों का जो जीके की दिक्कत हो रही है तो उसमें आपको ये कुछ प्रश्न कारगर सिद्ध होंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे कोशिका विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, मतलब कि खोज से संबंधित आज देखेंगे कब हुई, किसने की और कौन और किसकी खोज हुई। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। तो इसमें देखो, पहला है, इसमें आपको लिख भी लेना है, वर्ष है, वैज्ञानिक है और उपलब्धि है। तो इसमें सबसे पहले 1665 वर्ष 1665 में वैज्ञानिक हुक जो थे उन्होंने कोशिका का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था? कोशिका का वर्णन हुक ने किया। अगला है बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और कब किया था? तो 1674 में। तो 1674 में वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं अगला, केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज महत्वपूर्ण है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में किया। तो 1833 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसे आप भी याद रखना। फिर उसके बाद 1857 में वैज्ञानिक कॉलिकर जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया। तो कब किया? 1857 में। फिर उसके बाद अगला याद रखना है कि 1869 में वैज्ञानिक मेसर जो थे उन्होंने डीएनए को पृथक किया था। किस? तो डीएनए को सबसे पहले पृथक किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मेसर थे। और कब किया था? तो 1869 में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 1898 में वैज्ञानिक गोल्गी ने गोल्गी तंत्र की खोज की थी। फिर अगला जो इम्पॉर्टेंट है 1939, याद रखना है कि सन 1939 में सीमेंस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज सीमेंस ने 1939 में की थी। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है, पूछने वाला प्रश्न है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि सन 1953 में क्रिक, वाटसन और विल्कन्स ने डीएनए की संरचना की। तो सर्वप्रथम डीएनए की संरचना 1953 में क्रिक, वाटसन और विल्कन्स ने किया। तो इनको आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, इनको एक दो बार सुनना, लिख लेना और 15 जनवरी से पहले ही आप लोग एक दो बार इसे देख लेंगे या एक दो बार इसको लिखने के बाद पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक। आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख जीव एवं श्वसन अंग। तो इससे प्रश्न आर्मी देता ही देता है, कहीं पर भी दे सकता है, लखनऊ आज में दे सकता है, बनारस यारों में दे सकता है। हाँ, तो मतलब कि ये आपका आता है या आगरा में आ सकता है। तो इससे एक प्रश्न आपको आएगा। तो इसमें देखते हैं प्रमुख जीव एवं श्वसन अंग, मतलब कौन सा जीव
जो श्वसन करता है वो अंग आपको बताना है। जैसे एक तरफ है जंतु और एक तरफ है श्वसन अंग। तो कौन सा जंतु? जैसे मछली। तो मछली जो है वो उसका श्वसन अंग गिल, वहाँ गिल से मिल सकता है या गलफड़े मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है? गलफड़े। जो स्तनधारी होते हैं वो उनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है? उनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। फिर उसके बाद जो पक्षी और जो पक्षी होते हैं उनका भी जो श्वसन अंग होता है वो भी फेफड़ा ही होता है। और इम्पॉर्टेंट है कीट। जो कीट का श्वसन अंग होता है वो श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली होता है। और क्रस्टेशियन जंतु जो होते हैं वो गिल से श्वास लेते हैं। और मोलस्का जंतु जो होते हैं उनका श्वसन अंग भी गिल होता है। और एम्फीबियन जो होता है उनका श्वसन अंग मुखगुआ या फेफड़े होते हैं। मुखगुआ या फेफड़े होते हैं। और एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जो होता है वो उसका श्वसन अंग प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है। आगे देखते हैं, भारत के अनुसंधान केंद्र कुछ महत्वपूर्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कम लिखे हैं लेकिन वही लिखा गया है जो सिलेक्टेड, जो आने की संभावना 99% है। 1% मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ कि आप कह दो सर किया नहीं आया, लेकिन इतना विश्वास है कि किसी न किसी एआरओ में तो पूछा ही जाएगा, ये याद रखना। एक तरफ है परमाणु अनुसंधान केंद्र और एक है स्थापना। जैसे पूछा जा सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में। और ये वाला जो प्रश्न है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया है। कलपक्कम कहाँ स्थापना हुई? कलपक्कम। तो अगर एक आधे प्रश्न अगर लिखने में गलती हो गई हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आपका ये प्रश्न गलत है, ये यहाँ स्थान नहीं है या ये गलत है। तो आप इसमें बेझिझक आप बता सकते हैं। ठीक, गलतियाँ क्योंकि हर किसी से होती हैं और वैसे गलती होगी नहीं। फिर राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस जो स्थापना है इंदौर। और अगला वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र कहाँ है? तो मुंबई। वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र कहाँ है? मुंबई। याद रखोगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल ऊर्जा जो है वो वेरिएबल ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। परमाणु पदार्थ अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय जो है वो हैदराबाद में है। तो इसमें पढ़ जरूर लेना, लेकिन दो जरूर याद रखना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये दो जरूर से जरूर याद रखना। फिर उसके बाद आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो झंडे से संबंधित आपको प्रश्न आना ही चाहिए। ये प्रश्न जो है ये आपके दैनिक जीवन या कोई भी आपसे पूछ सकता है और हर नागरिक को ये इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण प्रतीक व उनके अर्थ जानेंगे। जैसे झुका हुआ झंडा जो होता है वो राष्ट्रीय शोक का संकेत देता है। किसका देता है? राष्ट्रीय शोक का संकेत देता है। उल्टा झंडा तो असीम संकट का, असीम संकट जब आता है तो वो झंडा उल्टा कर दिया जाता है। पीला झंडा तो संक्रामित रोग से पीड़ितों को ले जाने वाहन, तो ये इसमें पीला झंडा। और चक्र जो होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है। जो चक्र होता है
वो किसका प्रतीक होता है? वो हमेशा याद रखना प्रगति का प्रतीक होता है। और जो कमल का फूल होता है वो सभ्यता एवं सांस्कृतिक का प्रतीक होता है। और जो सफ़ेद कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। और जो जैतून की शाखा तो शांति का प्रतीक होता है। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक होता है। और जो काला झंडा पूछा हुआ है, इसमें भी एक प्रश्न आपसे दे सकता है, तो इसे जरूर याद रखना। काला झंडा जो होता है वो विरोध का प्रतीक होता है। और लाल झंडा सभी को पता है खतरे का चिन्ह। हरा प्रकाश यातायात जाने का होता है। लाल प्रकाश यातायात रोकने का होता है। और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन। अब हम देखते हैं एक स्लाइड में प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के उपनाम, इससे भी प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे क्या महात्मा गांधी या राष्ट्रपति किसे कहते हैं? तो ये किसका उपनाम है? तो याद रखना मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनको हम महात्मा या राष्ट्रपिता के उपनाम से भी जानते हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका उपनाम गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से भी जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। और सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नेप कहा जाता है। तो सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नेप कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। और मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का उपनाम गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट हम इसमें देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, इससे भी प्रश्न आपका आता है, याद रखना। जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना है तमिलनाडु का। और जो कथक है वो उत्तर भारत का है शास्त्रीय नृत्य। और जो मणिपुरी है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और इम्पॉर्टेंट कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा का है। और कथकली केरल चली, सभी को याद होगा केरल का है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेकर। तो इनको आपको नोट करना है और सपोर्ट भी करना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देना है। वतन की रखवाली के लिए आपको आगे बढ़ना है। और आपने ठान लिया है तो जीत इसी बार पाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।